वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एस्बेस्टोसिस के बारे में कि एक्चुअल में एस्बेस्टोसिस क्या होता है, एस्बेस्टोसिस के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, एस्बेस्टोसिस के पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोस करते हैं और इसमें क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, क्या क्या इसके प्रिवेंशन होते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एस्बेस्टोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझते हैं कि भाई एस्बेस्टोसिस क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर एस्बेस्टोसिस जो होता है ये एक ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ है। जो एस्बेस्टोसिस है ये एक ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ है। ओके, अब समझते हैं कि एक्चुअल में एस्बेस्टोसिस के कंडीशन में होता क्या है। दोस्तों, जो एस्बेस्टोसिस होता है ये एक रिस्पिरेटरी डिजीज़ है। ठीक है, जो एस्बेस्टोसिस है ये एक रिस्पिरेटरी डिजीज़ है ब्रॉट ऑन बाय इनहेलिंग एस्बेस्टोस फाइबर्स। जब कोई वर्कर एस्बेस्टोस फाइबर्स को इनहेल कर लेता है तब उसके कारण एस्बेस्टोसिस नाम की लंग डिजीज़ देखने को मिलती है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, इनहेलिंग एस्बेस्टोस फाइबर्स कैन कॉज स्कार टिश्यू या फिर फाइब्रोसिस टू फॉर्म इनसाइड द लंग। अब होता क्या है कि जब कोई वर्कर एस्बेस्टोस फाइबर्स को इनहेल कर लेता है तब उसके कारण क्या होता है, उस वर्कर के लंग में क्या होता है, स्कार टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है या फिर कह सकते हैं फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो स्कार टिश्यू होते हैं ये एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, जो स्कार टिश्यूज होते हैं ये एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि नॉन फंक्शनिंग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है लंग्स के अंदर तब उसके कारण क्या होता है, जो लंग्स होते हैं वो एक्सपांड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लंग्स में एक्सपांसन नहीं होता है और लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं नॉर्मली कर पाते हैं। अब जब लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा, ठीक है, लंग्स एक्सपांड नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो उसके कारण जो है गैस का एक्सचेंज नहीं होता है। अब जब गैस का एक्सचेंज नहीं होगा तो पेशेंट में कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये होता है एस्बेस्टोसिस। एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं। जो एस्बेस्टोसिस होता है ये एक रिस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि एस्बेस्टोस फाइबर के इनहेलेशन के कारण होता है। जब कोई वर्कर एस्बेस्टोस फाइबर को इनहेल कर लेता है तो उसके कारण उसके लंग में स्कार टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है या फिर फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसके कारण जो लंग्स हैं वो एक्सपांड नहीं कर पाते हैं, लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है और लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा तो गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जिसके कारण कई सारी रिस्पिरेशन से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एस्बेस्टोसिस क्या होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कॉजेज़ की कि भाई जो एस्बेस्टोसिस होता है उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो मेन है वो एक ही कॉज है, एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस फाइबर ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। तो जब कोई वर्कर एस्बेस्टोस फाइबर से एक्सपोज होता है लॉन्ग टाइम से, ठीक है, एक्सटेंडेड पीरियड तक, लॉन्ग टाइम से जब कोई वर्कर एस्बेस्टोस फाइबर के कांटेक्ट में आता है तो उसके कारण एस्बेस्टोसिस देखने को मिलता है। अब समझते हैं कि भाई ये एस्बेस्टोस होता क्या है। हम तो बार बार एस्बेस्टोस बोल रहे हैं, तो होता क्या है, कॉमनली इन वर्क प्लेसेस वेयर एस्बेस्टोस इन प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन एंड शिप बिल्डिंग। तो कॉमनली क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है या फिर जो शिप बिल्डिंग का काम होता है यहाँ पर एस्बेस्टोस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं एस्बेस्टोस। नेक्स्ट क्या है, इनहेलेशन ऑफ दीज फाइबर्स। जो फाइबर्स होते हैं यानी कि जो एस्बेस्टोस होते हैं ये जब पर्सन लॉन्ग टाइम तक इनहेल करता है इनको तब उसके कारण जो वर्कर होता है उसके जो लंग्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कॉजेज। यहाँ पर जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हो कि जो एस्बेस्टोस माइक्रोफाइबर हैं वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं।
अब बात करते हैं यहाँ पर हम सिम्टम्स की कि भाई जो एस्बेस्टोस होता है इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो अगर यहाँ पर हम सिम्टम्स की बात करें तो एस्बेस्टोस के कंडीशन में कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जो पेशेंट होगा उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी, ग्रेजुअल और ऑनसेट ब्रीथलेसनेस देखने को मिलेगी, स्पेशली ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। जब वर्कर कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा तब उसमें ब्रीथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रेजेंट कफ, जो वर्कर होगा, ठीक है, या फिर जो पेशेंट होगा उसमें कफ प्रेजेंट होगा, क्रोनिक कफ होगा, दैट में प्रोड्यूस स्पुटम, उसमें कफ के साथ स्पुटम भी आ सकता है। इसके साथ साथ चेस्ट टाइटनेस पेशेंट में देखने को मिलेगी, ठीक है, जो चेस्ट होगा उसमें प्रेशर फील होगा या फिर चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में फटीग देखने को मिलेगा, जैसे कि टायर्डनेस रहेगी, पेशेंट में वीकनेस रहेगी। ओके, इसके साथ साथ जो पेशेंट की जो क्लबिंग होगी, जो क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, जो फिंगर्स और टॉयज होंगी वहाँ पर क्लबिंग देखने को मिलेगी। क्लबिंग का मतलब इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, जो राउंडिंग ऑफ टिप्स ऑफ फाइबर फिंगर्स एंड टॉयज, जो वर्कर की जो फिंगर्स और टॉयज होंगे उसमें टिप्स पे राउंडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, राउंडिंग टाइप का जो है इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो एस्बेस्टोसिस के पेशेंट में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट की कि भाई अगर किसी पेशेंट को एस्बेस्टोस हुआ है, किसी भी वर्कर को एस्बेस्टोस हुआ है तो उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट है वो चेस्ट एक्सरे। हम पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराएंगे। चेस्ट एक्सरे क्या होगा, चेस्ट एक्सरे से जो भी लंग्स में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में पीएफटी बोलते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से क्या होता है, हम लंग्स के फंक्शंस को मेज़र करते हैं, लंग्स की जो कैपेसिटी होती है उसको मेज़र करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम सीटी स्कैन करवा सकते हैं। सीटी स्कैन में क्या होता है, प्रोवाइड्स डिटेल्ड इमेज ऑफ द लंग्स। तो जो सीटी स्कैन होता है ये लंग्स की डिटेल इमेज हमें प्रोवाइड करता है। जब हमें डिटेल इमेज प्रोवाइड करेगा तो हम उसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम कई बार बायोप्सी भी करवाते हैं। बायोप्सी रिमूवल एंड एग्जामिनेशन ऑफ स्मॉल लंग टिश्यू सैंपल। तो एक हम स्मॉल अमाउंट में लंग्स के टिश्यूज़ का सैंपल लेते हैं, उसके बाद उसका एग्जामिन करते हैं, तो हम बायोप्सी भी करवा सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिनसे हम एस्बेस्टोसिस को डायग्नोस कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट की कि भाई एस्बेस्टोस में क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ट्रीटमेंट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिम्टमेटिक रिलीफ, इसमें हम पेशेंट को सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो एस्बेस्टोस होता है, जो एस्बेस्टोसिस होता है उसको हम कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते, तो इसमें हम सबसे पहले सिम्टम्स को रिलीफ करते हैं। मेडिकेशंस टू मैनेज सिम्टम्स, हम मेडिकेशंस के थ्रू सिम्टम्स को मैनेज करते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रोंकियोडायलेटर्स हैं और कफ सप्रेसेंट हैं, हम पेशेंट को ब्रोंकियोडायलेटर्स दे देंगे, ठीक है। जो ब्रोंकियोडायलेटर्स होते हैं ये एयर फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। कफ सप्रेसेंट हम दे देंगे जो कफ को सप्रेस करेंगे। इसके साथ साथ पेशेंट को हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी में क्या होता है, जब सीवियर कंडीशन में पेशेंट होता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, तब पेशेंट को हम ऑक्सीजन सप्लीमेंट देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन सप्लीमेंट हम दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, हम पेशेंट को एक्सरसाइज करवाएंगे और उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो एजुकेशन प्रोग्राम हम उसके लिए करेंगे जिससे क्या होगा, जो पेशेंट के लंग्स की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी और जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव होगी। तो हम पेशेंट को पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, क्विट स्मोकिंग। अगर कोई भी वर्कर अगर स्मोकिंग करता है तो हम जो है उसको स्मोकिंग क्विट करवाएंगे, स्मोकिंग को स्टॉप कर देना है। जो एस्बेस्टोसिस होता है ये स्मोकिंग से और वास्ट होता है, ठीक है, स्मोकिंग से और सीवियर होता जाता है, तो पेशेंट को क्विट स्मोकिंग करना है। नेक्स्ट यहाँ पर अवॉइड फर्दर एक्सपोजर। अब पेशेंट को जो है एस्बेस्टोसिस हो चुका है, जिस वजह से उसको एस्बेस्टोसिस हुआ है, वो जो एक्सपोजर है उसको अवॉइड करना है, ठीक है।
तो ये था कॉमन ट्रीटमेंट जो पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट में हम बात करते हैं प्रिवेंशन की कि भाई एस्बेस्टोसिस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन की यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे कि यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो इंडस्ट्री में जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनको यूज़ करना है, जैसे कि ग्लव्स हो गए, गाउन हो गए, आई शील्ड हो गए, ठीक है, और मास्क हो गए। इस तरीके के जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं उनको यूज़ करना है। इसके साथ साथ रेगुलेटरी कॉम्प्लिकेंस, रेगुलेटरी कॉम्प्लिकेंस में क्या है, जो भी फैक्ट्री की या फिर जो भी इंडस्ट्री है वहाँ की जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना है जिससे आप एक्सपोजर से बच सकते हैं। इसके साथ साथ एस्बेस्टोस अबेंडेंट, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, प्रॉपर रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ एस्बेस्टोस कंटेनिंग मटेरियल। तो जो भी एस्बेस्टोस कंटेनिंग मटेरियल है उसको प्रॉपर रिमूव करना है, प्रॉपर डिस्पोजल उसका करना है। तो ये हैं कुछ कॉमन प्रिवेंशन जिससे आप एस्बेस्टोस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये था एस्बेस्टोस। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। अगर आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली नोट्स को शेयर करता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग।